हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज देखेंगे यहाँ पे 17 पार्ट। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा और आपका समय दिया जाएगा 15 सेकेंड का। तो फटाफट दीजिएगा जवाब, भाई क्या है राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। दीजिए इसका जवाब, भाई क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, क्रोमेटोग्राफी विधि उन तत्वों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है जो होते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर दोज एलिमेंट्स विच आर। तो भाई वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध, अवेलेबल इन द वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज और लिटिल क्वान्टिटीज। तो उनके लिए क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है वो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर और दीजिए इसका जवाब क्या है। समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन पर कार्नेलाइट देता है। कार्नेलाइट ऑन दी इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स। देखिए पहली चीज़ ध्यान रखिए, कार्नेलाइट जो है किसका अयस्क है, तो ये जो है पोटेशियम का अयस्क होता है। कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क होता है। तो कार्नेलाइट जो है यहाँ पे आपका क्या देगा, कैथोड जो है के देता है, यानी आपका जो पोटेशियम होता है वो कैथोड देता है। और जो एनोड देता है वो कौन देता है, क्लोरीन देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है। यानी आपका एक कौन देगा, एक कैथोड देगा, यानी जो के है वो कैथोड देगा और जो क्लोरीन है वो क्या देगा, एनोड देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कार्नेलाइट किसका अयस्क है, यहाँ पे पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए समय आपका स्टार्ट। क्वेश्चन दे रखा है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वस्तुओं को किसके द्वारा उनके अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। बाई होम आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर अर्थ। तो यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्ड के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गलित लवणों का विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टेन सॉल्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वस्तु किसके द्वारा उनके अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा, गलित लवणों को विद्युत अपघटन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत धनात्मक वस्तुएं जैसे कि क्या होता है, क्षारीय धातुएं जैसे हो गई और क्षारीय मृदा धातु, ये सब किस में आएंगी, विद्युत धनात्मक वस्तुओं में हमारी आती हैं। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है। क्वेश्चन दे रखा है, कापर के विद्युत शोधन में कुछ स्वर्ण किस रूप में जमा हो जाता है। इन विच फॉर्म सम गोल्ड्स गेट डिपोजिटेड इन द इलेक्ट्रोफ्रंटिंग ऑफ कापर। तो कापर का भाई जब शोधन किया जाता है, विद्युत शोधन किया जाता है, उसमें जो स्वर्ण होता है कुछ जम जाते हैं। वो किस रूप में जम जाते हैं। देखिए कापर की अगर विद्युत शोधन की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा क्या क्या उपयोगी होता है, तो उसमें जो है जैसे कि हमारा अवशोषण होता है या शेष बच जाता है, रिमेनिंग जो बचते हैं कापर की जब हम शोधन करते हैं तो उसमें शेष क्या क्या बचा, पहले रिमेनिंग देखेंगे। तो रिमेनिंग जो हमारा बचता है तो उसमें क्या क्या बचेगा, तो उसमें जो जिंक हो जाएगा, हमारा निकिल हो जाएगा, फेरिक यानी हमारा जो आयरन होता है, ये सब क्या होते हैं अवशेष में बच जाते हैं, मतलब शेष बच जाते हैं रिमेनिंग। जबकि जो स्वर्ण होता है वो इनोड पंख के रूप में क्या होता है, वहाँ पे जम जाता है, यानी जमा हो जाता है। किसके रूप में, इनोड पंख के रूप में। ध्यान रखिएगा, इनोड पंख के रूप में क्या जमा हो रहा है, स्वर्ण जमा हो रहा है, ठीक है। इनोड के भार में जो है धीरे धीरे क्या होती है, कमी होने लगती है, ठीक है। एनोड जो होता है उसके भार में क्या होती है, धीरे धीरे उसकी वजह से कमी होती है। किसकी वजह से, जो वहाँ पे स्वर्ण जो है एनोड पंख के रूप में जमा हो जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय स्टार्ट आपका अब।
क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द रिफाइनिंग मेटल्स। तो यहाँ देखिए विद्युत अपघटन ए भी होता है, गैल्वेनिक आइसोलेशन ए आपका तो होता ही है। प्रगलन, प्रगलन की अगर बात करेंगे तो भाई प्रगलन क्या होता है। प्रगलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्साइडों के धातुओं के परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, आयन हेतु हम प्रयुक्त करते हैं यहाँ पे, ठीक है। धातुओं के मतलब धातु में परिवर्तन करने के लिए हम इसको करते हैं। ऑक्साइड जो भी होंगे उनको हम धातु में परिवर्तित करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका जो शोधन के लिए हम किसी का प्रयोग नहीं करते, मतलब किसी के शोधन के लिए इसका प्रयोग नहीं करते स्मेल्टिंग का, यानी बी आपका यहाँ पे डिफरेंट वन हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रदंडन का भी यूज करते हैं, द्रवीकरण का भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन देखा ब्राइन से क्लोरीन का निष्कर्षण आधारित है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ब्राइन से क्लोरीन का जो निष्कर्षण होता है तो किस पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन हमारा होता है, अगर जो है हम क्या करेंगे इसका क्या कराए भाई, ऑक्सीकरण अगर कराया जाए, यानी ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए, हम ऑक्सीडेशन पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ब्राइन से क्लोरीन का हम निष्कर्षण कर सकते हैं, मतलब वहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो आपको फॉर्म यहाँ पे जो सीधे रिएक्शन आपकी होती है, मैं सीधे बैलेंस आपका पूरा लिख लूँगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। 2Cl प्लस आपका 2H2O रहेगा और एरो 2OH आपका हो जाएगा, उसके साथ आपका प्लस में H2 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी जो हो जाएगी प्लस आपकी, और यहाँ पे जो लास्ट में आपका Cl2 निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे यहाँ पे उसको भी क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे किसको नहीं प्राप्त किया जाता। तो देखिए आपका यहाँ पे जो आपका क्रोमियम दिख रहा है, हम इसको क्या कर सकते हैं कि विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट वाला। बाकी जितने भी सक्रिय धातुएं जो होती है उनको हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सक्रिय धातु होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका सोडियम दिख रहा है और यहाँ पे जो है कैल्शियम दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ये सब जो है क्या है, इनको जो है हम सक्रिय धातु कहते हैं। तो इनको जो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो क्रोमियम दिख रहा है वो आपका इसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है भाई अब। क्वेश्चन का गलत कथन को चिन्हित करें, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें जो आपका गलत स्टेटमेंट दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, पहचानना है। कह रहा है कापर को परावर्तनीय भट्टी में प्रगलन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। कापर इज एक्सट्रैक्टेड बाय स्मेल्टिंग इन अ रिफिल्टिंग फर्नेस। यहाँ पे आपका क्या ए एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही आपका है फर्स्ट वाला। जिंक को एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड के अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो पहली बात ध्यान रखिए, जिंक को जो है कोक के साथ किया जाता है, एल्युमिनियम के साथ नहीं किया जाता। किसके साथ किया जाता है भाई, यहाँ पे जो है आपका एल्युमिनियम दिया है, इसकी जगह आप क्या रहेगा, कोक रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोक क्या रहेगा, यहाँ पे कोक रहेगा। मतलब आपका क्या है यहाँ पे गलत कौन सा गलत कथन को चिन्हित करना था, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला आंसर आपका होगा। ध्यान रखिएगा, बी आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपका एल्यूमिनियम को इसके ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, ये भी आपका सही है। आयरन को जो है वात्या भट्टी में इसके ऑक्साइड के अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्यूमिनियम इज एक्सक्रीटेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स ऑक्साइड। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस बाय द रिड्यूसिंग ऑफ द इट्स ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है आपका बाकी सभी सही, कौन सा गलत है यहाँ पे, बी वाला आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह कोक होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सी अपक्रिया वात्या भट्टी में उच्च ताप परास यानी 900 के से यानी केल्विन से 1500 केल्विन पर होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस एट हाई टेम्परेचर रेंज 900 K एंड 1500 K। यहाँ पे भाई 900 से 1500 यहाँ पे जो है केल्विन पे कौन जो है अब क्रिया करती है, ठीक है, वात्या भट्टी की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सी यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, तो आपकी जो यहाँ पे रिएक्शन होगी FeO यानी फेरिक ऑक्साइड और आपका जो है यहाँ पे मोनोऑक्साइड आपका दिख रहा है, ये जो है रिएक्शन आपकी कितनी पे होती है 900 केल्विन से 1500 केल्विन पर होती है, कहाँ पे, वात्या भट्टी में। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन। तो कौन सा जो है यहाँ पे ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। देखिए हाइड्रोजन जो एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो है अपचयित नहीं कर सकता है। पहली बात ध्यान रखिए, हाइड्रोजन जो है एल्युमिनियम को अपचयित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अल्युमिनियम के साथ आपका यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो होता क्या है कि एल्युमिनियम जो हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ जो है क्या होता है, अधिक बंधुता के साथ वो जुड़ता है, इस वजह से जो है हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ पाता है। जैसे ही H2O को अगर जो है आप Al के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ पे Al जो है सीधे वो हाइड्रोजन से ना जुड़ के किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3 आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड आपका है, जिंक ऑक्साइड है, क्यूपरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा धातुमल आयरन के निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्लैग आयरन। तो यहाँ पे धातुमल आयरन के समय जो है कौन सा प्रोडक्ट जो हमें देखने को मिलता है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है CaSiO3 हो जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसके लिए समय आपका स्टार्ट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिशोषण की घटना के लिए लागू नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फेनोमेना ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे कौन इसके लिए लागू नहीं होता। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए अधिशोषण जो होता है कैसी होती है, एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे डेल्टा के साथ आपका जैसे कि आपका जी लगा, यस लगा, यस लगा, ये आपका क्या होंगे, हमेशा जो है लेस देन के रूप में होंगे। तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन के साथ लगा फर्स्ट वाले के साथ, तो आपका ये जो है यहाँ पे क्या होगा, घटना लागू नहीं हो सकती है, ठीक है। ए वाली जो कि आपकी लागू हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रावस्थाओं के अंतरापृष्ठ पर संपन्न नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट टेक प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ फेसेस। तो यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। देखिए समांगी उत्प्रेरण में जो है अभिकारक एवं उत्प्रेरक जो है समान प्रावस्था में होते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये होती है, और इस प्रकार जो समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, अंतरापृष्ठ नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सी विधि प्रावस्थाओं के अंतरापृष्ठ पर संपन्न नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट टेक प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ द फेसेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो समांगी उत्प्रेरण है तो उसमें क्या होता है कि अभिकारक जो होगा और यहाँ पे उत्प्रेरक होगा, दोनों क्या होंगे, समान प्रावस्था में, मतलब एक ही अवस्था में। जैसे मतलब ये अगर जलीय जो है वहाँ पे क्या है आपका अभिकारक है, तो उत्प्रेरक यानी जो कैटालिस्ट वो भी कैसा होगा, जलीय होगा, यानी एक्वाइड होगा। और अगर जो है सॉलिड है तो दोनों जो है सॉलिड होंगे। लेकिन आपका जब विषमांगी रहेगा तो विषमांगी में क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो है अलग अलग रहेंगे। जैसे मतलब एक सॉलिड है तो एक जो है आपका जो है एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी द्रव रूप में रहेगा, इस प्रकार से होता है। एक गैसी फॉर्म में हो सकता है, तो मतलब डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पायसीकरण अभिकारक का एक उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लीफिकेशन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कौन जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है? तो विद्युत अवघट्य होते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन देर का टिंडल प्रभाव इसमें नहीं देखा जाता। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो भाई किस में जो है टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है? तो टिंडल अगर प्रभाव की बात करेंगे तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, इसके कारण जो है होता है। लेकिन जो शर्करा विलयन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या होता है? वास्तविक सममांगी विलयन है, जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ पे शर्करा जो क्या है, वास्तविक समांगी विलयन होने के कारण क्या होगा? ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाएगा। बाकी धुआं, पायस, स्वरसाल सभी जो है यहाँ पे दर्शाएंगे। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट दीजिए जवाब, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजीनियस इंडक्शंस। तो पहली बात अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि भाई अगर जो है एक ही जैसे रहेंगे तो वहाँ पे समांगी होगा। अगर जो है डिफरेंट रहेंगे यानी अपकारक और वहाँ पे जो उत्प्रेरक रहेंगे दोनों अगर डिफरेंट रहेंगे तो क्या होगा? वो जो है आपका विषमांगी होगा। तो इसमें डिफरेंट फाइंड आउट पहले करना है। देखिए अब यहाँ पे आपका NH3 कैसे फॉर्म है? ये आपका G यानी गैसी फॉर्म है। O2 की बात करें, ए भी आपका गैसी फॉर्म है। जबकि PT यानी प्लेटिनम की आपकी बात कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। यस हो जाएगा। NO की बात करें, ए भी गैसी है। H2 की बात करेंगे तो ये आपका जो है किस फॉर्म में जो है? ये जो है आपका देखिए H2O आपका दे रखा है, ये जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका डिफरेंट वन बन रहा है। तो विषमांगी में क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। ये आपका आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं किया, हो सकता है। SO2 की बात करेंगे, ये जो आपका किस फॉर्म है? गैसी फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? गैसी फॉर्म है। O2 भी गैसी फॉर्म है। यस, O3 आपका ए बी फॉर्म। मतलब आपका ये जो है इसमें सभी सेम है। मतलब ये कैसा है आपका? इस समांगी है। यहाँ पे CH3 COOH CH3 H2O ये सभी आपके जो है किसमें? लिक्विड फॉर्म। ये देखिए आपका लिक्विड फॉर्म है। H2O भी लिक्विड फॉर्म है। CH3 COOH भी आपका लिक्विड फॉर्म है। CH3OH ये भी लिक्विड फॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे C12 H22 और O11। अगर इसकी बात करें इसमें द्रव रूप में है यानी लिक्विड फॉर्म है। H2O लिक्विड फॉर्म है। 6 यहाँ पे देखिए H2SO4 लगा, ए भी आपका लिक्विड है। HCl है, ए भी आपका लिक्विड है। ध्यान रखिएगा, H2SO4 ए भी आपका लिक्विड है। और यहाँ पे जो NO था वो भी आपका कैसी फॉर्म में था? C6H12O6 ये भी आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और C6H12O6 ये भी आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में ही दे रखा है। मतलब आपका डिफरेंस किस में दिख रहा था? फर्स्ट वाले में दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन दे रहा है, बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई क्या है? व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। तो भाई बेंजीन में जो है कार्बन कार्बन लंबाई क्या है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है आपका सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड दोनों की जो है आपका जो है उसके लिए क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.39 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन, इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो इसमें जो है देखिए क्या है कि जो सॉलिड होगा जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा जो सॉलिड होगा यानी 50% ठोस अगर जो होगा या उससे अधिक जो होगा तो क्या होगा? सर्वाधिक अम्लीय हो सकता है। तो इसमें जो आपका दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो सॉलिड दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? 50% सॉलिड होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होगा? इस सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जस्ट आपका रिलेट करता हुआ है। इसके लिए समय आपका स्टार्ट अब। क्वेश्चन दे रखा है, सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु किस में उपस्थित होते हैं? व्हाट इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटॉम प्रेजेंट इन। तो भाई किस में होते हैं? देखिए
अब यहाँ पे अभी जस्ट आपने देखा जिसका जो है सॉलिडेशन मतलब जो सॉलिड सबसे ज़्यादा होगा उसी में जो है क्या होंगे, सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे एथेन की अगर बात करेंगे, एथेन, तो एथेन में कितना होता है भाई, एथेन में जो 25%। एथीन की अगर बात करेंगे, एथीन में कितना होता है 33%। इस सॉलिड की बात की जा रही है, सॉलिड, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं। एथाइन की अगर आप बात करेंगे, एथाइन में जो कितना होता है, इसमें जो 50% होता है। बाकी बेंजीन की बात करेंगे, बेंजीन में आपका क्या है 30% सॉलिडेशन होता है, यानी ये भी सॉलिड आपका होता है। तो सबसे ज़्यादा जो सॉलिडेशन इसमें देखने को मिला, यानी सबसे ज़्यादा जो सॉलिड देखने को मिला कौन सा, एथाइन। तो एथाइन में आपका क्या हो जाएगा, इस सर्वाधिक जो अम्लीय हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो भाई पेंटीन बना रहा है, पहली बात तो पेंटीन आपको, तो पेंटीन में आपके कितने कार्बन होंगे भाई, मेथ, एथ, प्रोप, और उसके बाद ब्यूट आता है, उसके बाद पेंट, मतलब 5 आपके उसमें कार्बन होंगे, है ना, पेंट बोला है तो 5 कार्बन उसमें होंगे। तो 5 कार्बन फटाफट ले लेते हैं। पहला आपका CH3 यहाँ पे लेंगे, उसके बाद CH2 ले लेते हैं, उसके बाद फिर से CH2, उसके आगे फिर से CH2। और अब यहाँ जो है हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे जो है हमने, अच्छा एक के साथ ना लगाओ, इसके साथ 2 नहीं लगाओ, इसके साथ 2 नहीं लगाओ, क्योंकि हम यहाँ पे लगा लेते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड, और इसके आगे लिखेंगे CH2, और यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, HCl के साथ, देखिए HCl के साथ हमें लेकर चलना है, HCl यहाँ पे स्मॉल एल रहेगा, ठीक है। अब लगा लो भाई एरो। अब एरो जब लगा लिया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया वो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी अगर बात करेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ऊपर नहीं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में हो जाएगा CH3, CH2, CH3, CH2, उसके आगे CH2, फिर से CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे C और H, इसके नीचे आपको क्या लगा देना, Cl लगा देना, यानी आपको क्लोरीन यहाँ पे लगा देना है, और इसके आगे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे आपका क्लोरीन के साथ H है वो आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, CH3 यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे लगा है, क्लोरीन 2 नंबर पे लगा है। और यहाँ पे जो है एक, देखिए आपके जो कार्बन है वो कितने हैं, 1 1 2 3 4 5। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, लेकिन हमारा जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा इस साइड से हमें तो काउंट करनी है, इधर से काउंट करनी है, 1 2 नंबर पे हमारा क्लोरीन जुड़ा है, यानी 2 क्लोरो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आपका 1 2 3 4 5, यानी 5 है तो हमारा पेंट बनेगा, यानी पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लोरो पेंटेन बनेगा, हमारा 2 क्लोरो पेंटेन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है, 2 क्लोरो पेंटेन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका फटाफट जवाब करिए भाई क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम क्वथनांक किसका होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समान आणविक द्रव्यमान वाले जो भी यौगिक होंगे, ठीक है, समान आणविक द्रव्यमान वाले सभी जो यौगिक होते हैं उनके लिए क्वथनांक शाखा में, मतलब जो क्वथनांक अगर है उसमें क्या होगा, वृद्धि अगर होगी तो घटेंगे, और क्या होगा, क्वथनांक जो शाखा होगी मतलब उनमें जो ब्रांचेज बनाई जाती हैं वो अगर उसमें इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो वहाँ पे जो है घटेगा। और अगर जो क्वथनांक आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, वो बढ़ता है। अगर आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, वो वृद्धि के साथ क्या हो, बढ़ता चला जाएगा क्वथनांक। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिसमें होगा क्या होगा, सबसे ज़्यादा या तो होगा या तो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जो सबसे कम देखने को मिला वो किस में देखने को मिलेगा, निम्न में से सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, तो मेथिल प्रोपेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन का बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन का क्या होगा, सबसे कम क्वथनांक होगा। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल से क्रिया करने पर मीथेन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर गिव्स मेथेन। तो भाई मेथेन को देखिए, मेथेन को
कमरे के तापमान पर अगर एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल या तनु HCl, मतलब चाहे जल ले लो चाहे HCl ले लो, तनु वाला, दोनों के साथ क्रिया करा के हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मीथेन को जो है कमरे के अगर तापमान पे आपको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम की कार्बाइड पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल ले लो या तो भाई HCl ले लो, तो चाहे दोनों में से कोई लेके आप क्रिया कराओगे तो क्या होगा, आपको जो वहाँ पे मीथेन प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपका एल्युमिनियम कार्बाइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al4 और यहाँ पे उसके आगे C3 हो जाएगा प्लस, उसके आगे आपका क्या होगा, H2O। ये भाई हमने जल ले लिया, हमने जल के साथ रिएक्शन करा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, Al और उसके आगे OH का होल थ्राइस हो जाएगा प्लस आपका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट आपके इसके आगे CH4 प्राप्त हो। अभी देखिए आपका बैलेंस नहीं सब कुछ है, यहाँ पे आपका 4 एल्युमिनियम दिख रहा था, हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, Al4 है, C3 है प्लस CH2O है, O है, और यहाँ पे आपका देखिए एल्युमिनियम आपका केवल एक दिख रहा है तो इसको हम 4 अब बनाते हैं, 4 एल्युमिनियम बनाएंगे। OH देखिए, OH3 होल्ड है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 एल्युमिनियम जैसे ही हमने लिखा उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है वो कितना हो गया, 12 हो गया, 4 12, हाइड्रोजन 12 हो गया, और ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, वो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 4 देखने को, 4 12 ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे 12 यानी 12 लगा देंगे। देखिए ऑक्सीजन आपका 12 हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने 12 लगाया तो क्या होगा, आपने जैसे यहाँ 12 लगाया तो हाइड्रोजन जो है कितना हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे सॉरी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो CH4 है यहाँ पे 4 आपका तो है ही, 4 आपका है ही, और यहाँ पे 12 आपका है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन जैसे कि आपका यहाँ पे कितना दिख रहा था, 3 दिख रहा है, तो कार्बन को भी इक्वल करना है तो 3 लिखो, CH4 हो जाएगा। यानी आप देखिए 4 12 और यहाँ पे 4 12 यानी 12 हाइड्रोजन इधर, 12 दूनी 24 और 24 इधर, एकदम इक्वल। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 4 12, 12 इधर और 12 इधर, 12 12 इधर। आपका यहाँ पे कार्बन 3 और कार्बन 3 एकदम इक्वल, और एल्युमिनियम 4 इधर, बैलेंसी भी आपकी चलनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमें किसके कारण मिल रहा है भाई यहाँ पे, तो Al4C3 यानी हम किसको ले रहे हैं, यहाँ पे जो है एल्युमिनियम कार्बाइड को ले रहे हैं, तब जो हमें क्या होता है, मीथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन, इसको फटाफट जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन है भारी जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द हैवी वाटर। तो यहाँ पे जो है D2O की अगर आप बात करें, D2O तो इसमें जो आपका क्या है, 4 परमाणु जो है इसके D2 भी हो जाए, D के हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 16, टोटल जो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब 20 में से क्या 4 जो किसका है, D का है, तो 4/20 और गुड़े आप 100 निकाल परसेंटेज, तो 20 पंजे 100, 5 होगा 20, यानी 20% इसमें क्या है, जल में जो आपका क्या है, भारी जल में क्या 20% क्या है, D आपका इसमें यानी ड्यूटेरियम। अब यहाँ पे 20% अगर ड्यूटेरियम है तो 100 में से अगर 20 को आप लेस कर दोगे तो क्या बचेगा, 80। 80 ये क्या है, ऑक्सीजन है, यानी 80% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, किसमें, भारी जल में। नेक्स्ट वन, इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो क्वेश्चन दे रहा है, कौन सा परमाणु या समूह का प्रेरणिक प्रभाव अन्य परमाणुओं के प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में शून्य होता है, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ विच एटम आर ग्रुप इज 0 एज द कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अदर एटम्स। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर है किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, हाइड्रोजन की तुलना में। नेक्स्ट वन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन दे रहा है, कार्बन क्लोरीन आबंध का विषमांसन उत्पन्न करता है, द डिस्प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूस। तो 25 का जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन और क्लोरीन जो आबंधन के विषमांसन में क्या उत्पन्न करते हैं, तो एक जो है धनायन और एक जो है ऋणायन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक धनायन और एक ऋणायन वहाँ पर उत्पन्न करते हैं, यानी कार्बन जो होगा वो धनायन को करेगा और जो क्लोरीन है तो उस ऋणायन को करता है। तो यहाँ पे आपका एक धनायन व एक ऋणायन, यानी 1 केशन एंड 1 एनियन, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी भाई कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी अमिदासी सर। थैंक यू।